क्लास 7th हम आज आपके हिस्ट्री का लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द मुग़ल एम्पायर। तो इस लेसन में हम समझेंगे कि किस तरीके से मुग़ल हमारे इंडिया में आए थे और कितने टाइम तक और कहाँ कहाँ पर उन्होंने राज करा था। रूलिंग एज लार्ज अ टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विथ सच अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर वॉज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू अकम्प्लिश इन द मिडिल एजेस। यानी जितना बड़ा भारत था, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है इंडियन, जिसमें इतने प्रकार के लोग हैं, इतने प्रकार के कल्चर हैं, इतनी बड़ी जगह को रूल करना, इतनी बड़ी जगह पर राज करना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। किसी भी रूलर के लिए इसको पूरा करना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मिडिल एजेस में। Quite in contrast to their predecessors, the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time. लेकिन जो मुगल्स थे उन्होंने एक इतना बड़ा पूरा एम्पायर अपना यहाँ पर खड़ा किया जो कभी भी ऐसा लगता नहीं था कि पॉसिबल हो पाएगा। From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi. यानी 16th century के बीच में से अगर हम शुरू करें तो उन्होंने अपने राज्य पाट को आगरा और दिल्ली तक फैलाया। Until in the 17th century, they controlled nearly all of the subcontinent. और 17वीं शताब्दी तक आते आते उन्होंने लगभग हर जगह को अपने अंडर में ले लिया था। They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. उन्होंने इस तरीके के नियम कायदे बनाए, गवर्नेंस चलाई कि उनके बाद भी जो लोग आए वो उसे बदल नहीं पाए, वो वही मानते थे। Today, the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the ramparts of Red Fort in Delhi, the residence of Mughal emperors. यानी आज भी जब हमारे प्रधानमंत्री जाकर इंडिपेंडेंस डे पर झंडा फहराते हैं तो वो उसी जगह खड़े होते हैं जहाँ रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट इन दिल्ली। रेड फोर्ट क्या था? रेसिडेंस था, यानी मुगल एम्परर जो थे, राजा महाराजा, वो वहाँ रहा करते थे। तो आज भी उनके बचे कुछ उस पर ही वो खड़े होकर नेशन को एड्रेस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुगल्स कौन थे। हु वर द मुगल्स? द मुगल वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लीनिएजेस ऑफ रूलर्स। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ गहनीज खान, द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। यानी अगर हम देखें कि इनका हेरिटेज कैसा है तो ये दो नस्लों में से आते हैं। सबसे पहले उनकी मदर्स की साइड से अगर हम देखें तो ये गहनीज खान के लोग हैं, जो एक मंगोल राजा था जिसने चाइना और सेंट्रल एशिया में राज करा था। और अगर उनके पिताजी की तरफ से देखें, फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर सक्सेसर ऑफ तिमूर, रूलर था वो ईरान, इराक और तुर्की का। हाउएवर मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल, क्योंकि वो अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि गहनीज खान जो थे उनकी याद में आज भी याद करा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया था एक ही जगह पर। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद उज्बेक्स, देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स। On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry, not least of all because of their ancestor had captured Delhi in 1398. लेकिन फिर उन्हें दूसरी तरफ उनके जो पिताजी की तरफ से वो तिमूर के नाम से जाना पसंद करते थे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली पर राज करा था। They celebrated their genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Timur himself. जो फिगर 2 में यहाँ पर दिया हुआ है, ये ग्रुप फोटोग्राफ है, मिनिएचर पेंटिंग यहाँ पर बताई गई है कि वो किस तरीके से अपने जो जन्म था उनका उसको सेलिब्रेट करते थे। तो वो अपने आप सब लेकर आते थे एक पिक्चर तिमूर की और अपने पास में रखा करते थे। तो ये एक मिनिएचर पेंटिंग है जिसमें सब जितने भी राजा हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर मीरान शाह है, मीरान शाह, तिमूर के बेटे मीरान शाह थे, फिर अबू सैद थे, फिर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा थे, फिर बाबर, अकबर और शाहजहाँ यहाँ बैठे हुए हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इंडिविजुअल, और सेम ऑर्डर में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब। तो इस तरीके से इनकी पूरी हिस्ट्री। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, अब किस तरीके से ये लड़ाई करा करते थे। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर, सबसे पहला मुगल एम्परर आपको याद रखना है कि बाबर था जो यहाँ पर आया था। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फेरगाना, जब वो सिर्फ 12 साल के थे तब उन्होंने ये युद्ध जीता था। He was forced to leave his ancestral throne due to invasion of other Mongol group, the Uzbeks. After years of wandering, he seized Kabul. यानी उनको अपना खुद की गद्दी छोड़ना पड़ी क्योंकि दूसरा मंगोल ग्रुप आ गया था वहाँ पर, और बहुत सालों तक घूमने के बाद आखिरकार उन्होंने काबुल को अपने कब्जे में करा।
1526 ही डिफीटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत। तो पानीपत की युद्ध में उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा के दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था। Table 1 charts some of the major campaigns of the Mughal. Study it carefully and see if you can notice any long-term patterns. You will notice for example, यानी टेबल 1 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, तो हम नोटिस करेंगे कि अफगान्स जो थे वो बहुत इमीडिएट थ्रेट थे मुग़ल के लिए, यानी अफगान जो थे बहुत बड़ा खतरा थे मुग़ल के लिए। तो रिलेशनशिप क्या था मुग़ल्स और अहोम्स के बीच में, सिख्स के बीच में, मेवाड़ के बीच में, और किस तरीके के रिलेशनशिप थे हुमायूं के सफ़ेद ईरान के साथ में और अकबर के साथ में, गोलकोंडा और बीजापुर किस तरीके से उनके कब्जे में आया था, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले टेबल 1 में हम बाबर के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया, फिर उन्होंने राणा सांगा को हराया, चंदेरी पे उन्होंने राजपूत को हराया और फिर आगरा और दिल्ली पर राज करा। इसी तरीके से जब हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे तो हुमायूं अपने भाइयों के साथ में इसकी जायदाद बटी थी। मिर्ज़ा कामरान इसका भाई था और आगे चल के हुमायूं ने दूसरे लोगों से मदद करके दिल्ली पे राज तो करा, लेकिन कुछ समय बाद एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। सबसे ज़्यादा फेमस अगर वहाँ के कोई लीडर थे तो वो थे अकबर। वो 13 साल के थे जब वो राजा बने थे और उनके उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है। सबसे पहले तो उन्होंने मिर्ज़ा हाकिम के खिलाफ अपना युद्ध लड़ा था और उसके बाद भी उन्होंने गुजरात में कई कैंपेन्स चलाए थे और फिर उन्होंने अपना रेन पूरा फैला लिया था, पूरी जगह पर उनके ही उनका राज हो गया था। अकबर के बाद आए थे जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के हम जानते हैं कि उन्होंने ताजमहल बनवाया था और इसके बाद आए थे औरंगज़ेब जो आखिरी थे, क्योंकि इसके बाद में कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया था, क्योंकि उनके आपस में ही इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग गई थी कि फिर किसी का राज इतना चल नहीं पाया। मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, यानी क्या होता था मुग़लों में अगर एक राजा की डेथ होती थी तो उसके बाद उसका कौन सा बेटा राज करेगा, इसको कैसे देखा जाता था। तो मुगल्स जो थे डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रिमोजेनिटस व्हेन द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेस हिज फादर्स एस्टेट, यानी इनमें ऐसा नहीं होता था कि सबसे बड़ा बेटा जो है वही गद्दी पर बैठेगा या उसी के पास सारी हो जाएगी, लेकिन ये मुग़ल और तिमुरिद कस्टम फॉलो करते थे जिसमें पूरी जायदाद का बंटवारा सारे बच्चों में होता था और इसी से क्या होता था, सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े यहाँ पर शुरू हो जाते थे। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये फेयर भी था कि सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाता था। तो अब हम देखेंगे मुग़ल रिलेशन विथ अदर रूलर्स, किस तरीके से उनके रूलर्स के साथ में रिलेशनशिप थे। तो मुग़ल रूलर्स कैंपेन्ड कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, यानी वो उसी के खिलाफ युद्ध करते थे जो उनकी बात मानने से इनकार कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे मुग़ल बिकेम पावरफुल मैनी अदर रूलर ऑल्सो जॉइंड देम वॉलंटरली, तो जैसे जैसे इनकी पावर बढ़ती गई बाकी जो राजा महाराजा थे वो इनको अपने मन से ही इनके साथ में जुड़ने लग गए। राजपूत्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, जो राजपूत थे वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुग़ल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन, यानी बहुत सारे राजपूत ऐसे थे जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी मुग़ल फैमिली में करवाई और एक अच्छी पोजीशन ली। बट मैनी रेजिस्टेड एज वेल, यानी कुछ जो थे उन्होंने रेजिस्ट भी करा। मुग़ल मैरिजेस विथ राजपूत में अगर हम देखें, मदर ऑफ जहांगीर वॉज अ क्वादशाह प्रिंसेस डॉटर ऑफ राजपूत रूलर अंबर, यानी जहांगीर की जो माताजी थी वो खुद भी एक राजपूत थी। मदर ऑफ शाहजहां, जो शाहजहां की मम्मी थी वो भी राठौर प्रिंसेस थी जोधपुर से। द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी सिसोदिया राजपूत जो थे मेवाड़ के, उन्होंने मना कर दिया था कि हम इनकी अथॉरिटी को नहीं मानेंगे। वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स, यानी एक बार हारने के बाद में उनको लेकिन मुगलों ने उनकी ज़मीनें वापस कर दी थी। The careful balance between defeating but not humiliating their opponent enabled the Mughal to extend their influence over many king and chieftains, यानी सबसे अच्छी बात मुगलों में ये थी कि उन्हें फ़र्क पता था कि अगर उन्होंने युद्ध में किसी को हरा भी दिया है तो भी वो उसकी बेइज्जती नहीं करते थे, उसके साथ व्यवहार अच्छे से करते थे। इस वजह से उनका जो राज्य था वो कई समय तक चलता रहा। औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही बिकम एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी, तो एक टेबल 1 अगर हम फिर से देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने शिवाजी की बेइज्जती कर दी थी। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था यहाँ पर दिया हुआ है, उनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। नॉर्थ ईस्ट में
जब उन्होंने हराना शुरू करा था, द राठौर राजपूत्स ऑफ मारवाड़ लेड देयर रिबिलियन। कैंपेन अगेंस्ट मराठा चिफ्तन शिवाजी वॉज इनिशियली सक्सेसफुल, यानी पहले तो वो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन बाद में जब औरंगजेब ने उनकी इंसल्ट करी तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा घोषित करके उनके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी और वो जीते भी थे इसमें। अब हम आते हैं मनसबदार और जागीरदार पे कि कौन हुआ करते थे। एज द एम्पायर एक्सपांडेड टू एनकम्पास डिफरेंट रेंज फ्रॉम मुगल्स, रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल, यानी अलग अलग जगह से लोग आए, उन्होंने काम पे रखे। फ्रॉम स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल्स दे एक्सपांडेड टू इंक्लूड ईरानीज, इंडियन, मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठा एंड अदर ग्रुप्स, यानी ये कुछ छोटे छोटे ग्रुप थे जो उन्होंने अपने आप में इंक्लूड कर लिए। तो जो भी मुगल सर्विस को ज्वाइन कर लेता था उन्हें मनसबदार कहा जाता था। मनसबदार मतलब एक पोजीशन, एक रैंक, मानसाब। इट वॉज ग्रेडिंग सिस्टम जो मुगल यूज करते थे रैंक देखने के लिए, सैलरी फिक्स करने के लिए और उसको किस तरीके की जिम्मेदारी देखना है ये देने के लिए। रैंक एंड सैलरी वर डिटर्न बाय न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। हायर द जात मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल्स पोजिशन इन द कोर्ट एंड लार्जर इज सैलरी, यानी ये देखा जाता था जात के हिसाब से कि जितनी अच्छी उसकी जात होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी, उतनी ही अच्छी पोजीशन उसको कोर्ट में दी जाएगी और उतनी ही ज़्यादा उसकी सैलरी होगी। मनसबदार की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी कि वो पूरा नंबर मेंटेन करके रखे कि कितने लोग काम कर रहे हैं, उनको रिव्यू करें, उनका रजिस्टर करें, उनके घोड़े की ब्रांडिंग करें और फिर उनको मनी यानी सैलरी प्रोवाइड करवाए। मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर। इनको सैलरी मिलती थी जागीर में जो इकतास जैसी थी, क्योंकि इनको अपनी जागीर पर रहना नहीं पड़ता था, लेकिन इनको सिर्फ वहाँ से रेवेन्यू यानी इनको बता दिया जाता था कि ये आपकी जागीर है, यहाँ से आपको अपना टैक्स कलेक्ट करना है। तो यहाँ से वो खुद भी कलेक्ट कर सकते थे या उनके नौकर चाकर जो सर्वेंट हुआ करते थे वो भी जाकर सिलेक्ट कर सकते थे। In Akbar's reign, these jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of मनसबदार, यानी अकबर के दौरान ये बहुत ध्यान से काम करा जाता था ताकि उनकी सैलरी अच्छे से निकल आए। लेकिन औरंगजेब के टाइम तक यहाँ पर केस ऐसा नहीं बचा था। देयर वॉज ह्यूज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मनसबदार, यानी औरंगजेब के टाइम तक मनसबदार बहुत बढ़ गए थे और इसलिए उनको अपनी जागीर के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता था। जागीर कम होती चली गई, जागीरदार थक गए और इसी वजह से औरंगजेब जो था वो अपने उसमें अच्छे से डेवलपमेंट नहीं कर पाया और आखिरकार उसे बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। जब्त और जमींदार कौन होते थे? मेन सोर्स ऑफ इनकम जो थी उस समय पर मुगल के लिए वो टैक्स था जो पीजेंट देते थे। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट पे टैक्सेस थ्रू रूरल एलाइट्स, दैट इज हेडमैन देता था। मुगल एक टर्म यूज करते थे जमींदार, जो सब एक लोकल हेडमैन के लिए होता था, यानी कोई विलेज का एक छोटा मोटा सा हेडमैन है तो उसे जमींदार कह दिया जाता था। अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर यानी जो टैक्स कलेक्ट करता था उसका नाम था टोडरमल। टोडरमल बहुत अच्छे से सर्वे करता था कि यहाँ पर कितने फसल उगी है, कितना भाव है, कितना एरिया है, 10 साल तक कितना रहेगा, हर चीज़ के बेसिस पे वो टैक्स फिक्स करता था कैश में। हर जगह के टैक्स डिसाइडेड थे, अपने अपने हिसाब से वो देते थे। इस रेवेन्यू सिस्टम को हम बोलते थे जब्त। ये उन जगहों पे चलता था जहाँ पर मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन ऐसी जगहों पे जैसे गुजरात और बंगाल जहाँ इनका ज़्यादा नहीं था वहाँ ये सब नहीं होता था। इन सम एरियाज द जमींदार एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर, यानी कुछ जगह पे जमींदार बहुत ज़्यादा पावर दिखाते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे यानी परेशान करते थे। कभी कभी जमींदार और पीजेंट अगर सेम कास्ट के हैं तो वो आपस में ही भिड़ जाया करते थे या फिर वो मुगल अथॉरिटी के खिलाफ भिड़ जाया करते थे। These peasant revolt challenged the stability of Mughal Empire from the end of 17th century, और 17वीं शताब्दी के बाद इन्हीं लोगों के रिवोल्ट की वजह से मुगल सल्तनत थोड़ी सी हिल गई थी। अकबरनामा और आईने अकबरी क्या था? अकबर ने ऑर्डर करा था, एक उसका क्लोज फ्रेंड था और एक वहाँ पर बैठने वाला कोर्टियर भी था जो उसके कोर्ट में बैठता था, अबू फजल। उसने कहा था कि तुम मेरे बारे में लिखोगे, जिसका टाइटल था अकबरनामा। पहले वॉल्यूम 3 उसमें किताब आई थी, 3 वॉल्यूम है इस किताब की। पहले में अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में बताया गया है, दूसरे अकबर के समय पर जो काम हुए उनके बारे में, और तीसरा है आईने अकबरी, यानी जो अकबर के बारे में, उसके घर के बारे में, आर्मी के बारे में, किस तरीके से वो काम करता था, सब बताया जाता था। उसके ट्रेडिशंस, कल्चर के बारे में पूरा बताया है कि इंडिया में कैसे लोग उसने देखे हैं, कैसे कैसे वो रहा है।
तो सबसे इंटरेस्टिंग आईने अकबरी में है कि यहाँ पर उस सब चीज़ की डाइवर्स इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस तरीके के उस समय पर यहाँ पर उगाई जाती थी फसलें, उनकी प्राइजेस कितनी थी, टैक्स कितना लेते थे, सैलरी कितनी देते थे। अ क्लोजर लुक एट अकबर्स पॉलिसी। हम अकबर के बारे में ही ध्यान से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अकबर उस समय का सबसे बड़ा राजा माना जाता है। मुगल में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अगर किसी को माना जाता है तो वो अकबर है। द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर एंड वर एलेबोरेटली डिस्कस्ड बाय अबू फजल, यानी अबू फजल ने अच्छे से उन सबको देखा है अकबरनामा में और आईने अकबरी में। अबू फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबास, यानी उसने बताया कि एम्पायर छोटे छोटे उसमें डिवाइडेड था, सूबास, जिसको गवर्न करने के लिए सूबेदार काम करा करते थे। सूबेदार कौन होते थे? जो उस जगह का ध्यान रखा करते थे, जिनको एक एक सूबा दे दिया जाता था, जो पॉलिटिकल मिलिट्री दोनों काम करते थे। फाइनेंशियल ऑफिसर भी वहाँ पर एक होता था जिसको दीवान बोला जाता था, जो पीस बना के रखता था, और सूबादार जो होता था वो दूसरे ऑफिसर्स उसको सपोर्ट करा करते थे, जैसे मिलिट्री पेमास्टर जिसको बख्शी बोला जाता था, या सादरी, या फौजदार जो समय पर लड़ा करते थे, या टाउन पुलिस जो कोतवाल हुआ करते थे। नूरजहां का क्या इन्फ्लुएंस था जहांगीर के कोर्ट में? मेहरुनिसा ने शादी करी थी जहांगीर से और उन्हें नूरजहां का नाम मिला था। वो बहुत ज़्यादा लॉयल और सपोर्टिव थी और ऑनर में जहांगीर ने उनके नाम पर सिल्वर के कॉइन बनाए थे, यानी एक तरफ उनका नाम और दूसरी तरफ बेगम नूरजहां का नाम था, और डॉक्यूमेंट निकाला जाता था फरमान ऑफ नूरजहां के नाम से। राउंड सील में था बाय द सन ऑफ जहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून, में नूरजहां पदशाह विल बी द लेडी ऑफ एज, ऐसा लिखा जाता था उनके बारे में। अकबर नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मी एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, यानी अकबर के जो सारे सिपाही थे या नोबल्स थे वो बहुत बड़ी बड़ी आर्मी चलाया करते थे और बहुत टैक्स लेते थे। वो लॉयल भी थे, लेकिन एंड तक आते आते उन्होंने अपने खुद के नेटवर्क बना लिए थे और धीरे धीरे उनकी लॉयल्टी जो थी वो ख़त्म होती चली गई। अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उन्होंने रिलीजन डिस्कशन शुरू करा ब्रह्मांस पे, जूस प्रिस्ट पे, जो रोमन कैथोलिक्स थे उनके साथ भी, यानी जो क्रिश्चियन आए थे। ये जो डिस्कशन थे इबादत खाने में होते थे। वो इंटरेस्टेड था उनके रिलीजन में, लोगों को जानने में, सोशल कस्टम को जानने में। Akbar's interaction with people of different faith made him realize that religious scholars who emphasize ritual and dogma were often bigots. यानी उसने जब लोगों से बात करी तो उसे समझ में आया कि जो भी उसे बताया जाता है, यानी जो भी धर्म के बारे में उसे बताया जाता है वो शायद सिर्फ इसलिए बताया जाता है कि उन्हें दूसरे धर्म से नफरत होती है, और जो लोग सिखा रहे हैं धर्म के बारे में वो कई बार डिसहार्मोनी बना देते हैं, यानी एक असहनशीलता की भावना दे देते हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि जो दूसरा रिलीजन वाला है वो हमारा भला नहीं चाहता है। इससे अकबर के दिमाग में एक आइडिया आया, सूले कुल या यूनिवर्सल पीस। वो चाहते थे कि एक आइडिया आए टॉलरेंस का, जिससे हम अलग अलग रिलीजन के बीच में भेदभाव ना करें, हम अपनी ऑनेस्टी पर ध्यान दें, यानी हम अच्छे से रहें, हंसी खुशी रहें, हमारे आसपास सब पीस हो, जस्टिस हो, सबको अच्छे से जस्टिस मिले और सब ईमानदार हों। अबू फजल ने अपने दोस्त अकबर को इसको फ्रेम करने में काफ़ी हेल्प करी थी, और इसके बाद जहांगीर और शाहजहां इन दोनों ने भी इसी चीज़ को अपनाया था। तो उसका नाम था सूल्हे कुल। तो मुगल एम्पायर का क्या हुआ जब 17th सेंचुरी आ गई, और 17th सेंचुरी के बाद क्या हुआ? तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ मुगल एम्पायर लीड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी, यानी बहुत टाइम तक अच्छे से चला है, बहुत इकोनॉमिकली भी है, फले फूले, कमर्शियली भी। इंटरनेशनल ट्रैवलर जो बाहर से आए उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत पैसा था, बहुत पैसा, बट दिस सेम विजिटर वर ऑल्सो अपील्ड एट द सेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद द ग्रेटेस्ट ऑप्यूलेंस। लेकिन जो विजिटर्स बाहर से आए उन्होंने ये भी देखा कि इतना पैसा होने के बाद भी पॉवर्टी यहाँ पर है, यानी जो गरीब है वो गरीब ही है, यहाँ पर बहुत इनइक्वालिटी है। 20 सेंचुरी में जो शाहजहां के टाइम पर आए हुए डॉक्यूमेंट्स थे उसमें लिखा था कि मनसबदार सिर्फ 445 थे 8000 में से, और इन्हें बहुत कम सैलरी उस समय पर मिलती थी। द मुगल एम्पायर एंड देयर मनसबदार स्पेंड ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरी, यानी बहुत सारी सैलरी पर इनको मिलता था, गुड्स पर। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिसंस एंड पीजेंट्री हु सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस, यानी अब ये जिससे भी खरीदते थे उसके तो मजे हो जाते थे क्योंकि ये पैसा देते थे अच्छा, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम होता था उस समय पर, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन था जो उगाता था? पीजेंट्स थे, आर्टिसन थे, और इन्हीं के टाइम पर सबसे ज़्यादा गरीबी थी।
तो इससे ज़्यादा वो टैक्स दे नहीं पाते थे और इसलिए इन लोगों का टैक्स इकट्ठा करना मुश्किल होता जा रहा था। और जो थोड़े पैसे वाले थे, जैसे जो व्यापारी थे या बैंकर थे, वो अपना फायदा देखकर आगे बढ़ जाते थे। Enormous wealth and resources commanded by Mughal elite made them extremely powerful group of people in the late 17th century। यानी एंड तक आते आते ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी पावर कम होती चली गई। सर्वेंट्स जो थे वो पावरफुल होते चले गए, उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट ठिकाने खोल लिए। दे कंस्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टी एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंसेस, जैसे हैदराबाद और अवध में उन्होंने खुद की सत्ता चलाना शुरू कर दी। लेकिन हाँ, अभी भी वो मुगल एम्परर जो दिल्ली में बैठे हुए थे उनको अपना मास्टर मानते थे, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट तरीके से बना ली थी। यानी उन्होंने अपने खुद के राज्यपाठ को शुरू कर दिया था और इस तरीके से मुगल सल्तनत का एंड हो गया। तो ये आपका लेसन खत्म हो गया है और इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लास 7 जो हमने वीडियो करा था अभी मुगल एम्परर्स वाला, अब हम उसमें आगे उसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो आपके इसमें थर्ड से स्टार्ट है, जिसका पहला क्वेश्चन है व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स। यानी कौन कौन सी जगह जो थी वो मुगल के कंट्रोल में थी। सेंट्रल में से पानीपत, लाहौर, दिल्ली, मथुरा, आगरा, अम्बेर, अजमेर, फतेहपुर सीकरी, चित्तौड़, रणथंभौर और इलाहाबाद जो था वो इनके कंट्रोल में था। What was the relationship between मनसबदार एंड जागीर। मनसबदार और जागीर के बीच में क्या रिश्ता था। मनसबदार वॉज एन इंडिविजुअल हु हेल्ड अ मानसाब, यानी जिसकी एक पोजीशन या रैंक थी, जिसको सैलरी कैश में नहीं मिलती थी, जिसकी जगह पर इंस्टेड ही वॉज गिवन राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड ग्रांटेड टू हिम। यानी उसको जो जमीन दी जाती थी उसको अधिकार दे दिया जाता था कि आप यहाँ से टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। इन लैंड्स को क्या बोला जाता था, जागीर। Thus there was a close relationship between मनसबदार एंड जागीर, तो इनके बीच में गहरा रिश्ता था। What was the role of जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या रोल था इनका जमींदार का। मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर वॉट टैक्स। यानी मेन सोर्स जो इनकम की थी वो टैक्स था, जो पीजेंट्स से वो इकट्ठा करा करते थे। जमींदार मेन ड्यूटी वॉज टू कलेक्ट दीज टैक्सेस। यानी जमींदार की मेन ड्यूटी थी टैक्स कलेक्ट करना, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा करना। तो ये जमींदार्स को हम इंटरमीडिएट बोलते थे, यानी जो बीच का आदमी होता है। ये लोकल हेडमैन थे विलेज के, और कहीं कहीं पर जमींदार जो थे वो बहुत ज्यादा पावर भी दिखाते थे अपनी। हाउ वर द डिबेट्स विथ रिलीजन स्कॉलर इंपॉर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ अकबर आइडिया ऑफ गवर्नेंस। यानी किस तरीके से वो अलग अलग धर्म के लोगों से जब वार्तालाप करता था तो उसने खुद की एक आइडिया कैसा बनाया। Akbar's interaction with people of different faith made him realize that religious scholars who emphasize ritual and dogma were bigots। यानी उसे समझ में आया कि जो उसके यहाँ पर उसे धर्म के बारे में सिखा रहे हैं वो लोग सही नहीं हैं। He realized that their teacher creating division and disharmony amongst his subjects। उसे ऐसा मालूम हुआ कि जब वो चीज़ें ये समझ रहा है जो उनकी टीचिंग्स है, उससे एक डिवीजन पैदा हो रहा है, उससे एक भेदभाव बन रहा है। फाइनली अकबर फ्रेम्ड हिज ओन आइडिया। आखिरकार उसने अपना खुद का आइडिया बनाया। सूले कुल बनाया, यानी यूनिवर्सल पीस, जहां सब तरफ शांति होगी, टॉलरेंस की बात की जाएगी, लोगों के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसको बनाने में उनकी मदद करी थी अबू फजल ने। वाई डिड द मुगल एम्फसाइज देयर तिमुरिद एंड नॉट देयर मंगोल डिसेंट। यानी क्यों उन्हें तिमुरिद तरफ से ज्यादा प्यार था अपने पिताजी की तरफ से, क्योंकि गहनीज खान जो था वो एक मंगोल था और उसकी इमेज बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसने बहुत निर्दोष लोगों को मारा था, और साथ में गहनीज खान उज़्बेक से भी जुड़ा हुआ था जो उनके मंगोल कॉम्पिटिटर्स थे। इसीलिए मुगल अपने जो तिमुरिद साइड थी उस पर ज्यादा प्राउड फील करते थे। हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर। जो वहां से रेवेन्यू आता था उन्हें टैक्स, वो कितना इंपॉर्टेंट था उनकी इनकम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इससे पूरा उनका इकोनॉमिकल सिस्टम ताकतवर बनता था। जो मनी कलेक्ट वहां से होता था उससे महल बनाने में, युद्ध के समय और अलग अलग जगहों पर यूज करा जाता था। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत आसानी से बताई जा सकती है कि टोडरमल जो थे अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर, वो 10 साल तक एक प्रॉपर कैलकुलेशन करके इसको बनाते थे। Why was it important for the Mughals to recreate मनसबदार from diverse background and not just तुरानीज and ईरानीज। यानी तुरानी और ईरानी के अलावा वो मनसबदार अलग अलग जाति और उसके धर्म के क्यों लेते थे। वो इंडियन, मुस्लिम्स, अफगान, राजपूत, मराठा और इनको भी लेते थे, क्योंकि वो चाहते थे, बिकॉज दे वांटेड टू इनकॉर्पोरेट द सब कॉन्टिनेंटल पीपल ऑफ वॉरियर क्लास। लड़ाकू लोगों को वो अपने यहाँ पार्टिसिपेट करवाना चाहते थे।
Like the Mughal Empire, India today is also made up of many social and cultural units. यानी आज भी हमारे इंडिया में बहुत सारे वो हैं. तो क्या लगता है कि ये एक चैलेंज है हमारे लिए. दिस डज नॉट पोज अ चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन बिकॉज वी हैव नाउ डेमोक्रेटिक सेटअप. यानी अब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी हो गई है, कॉमन लोगों का बहुत हाथ है और हम इलेक्शन के थ्रू डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा. पीजेंट्स वर वाइटल फॉर द इकोनॉमी ऑफ मुगल एम्पायर. यानी जो काम करने वाले उस समय पर होते थे वो बहुत उनके लिए ज़रूरी थे. क्या आपको लगता है कि आज भी वो उतने ही इम्पोर्टेंट है? हैज़ द गैप ऑफ इनकम बिटवीन रिच एंड पुअर इन इंडिया चेंज्ड अ ग्रेट डील. यानी क्या हमारे बीच में जो एक गैप बन गया है अमीर और गरीब के बीच में, उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? पीजेंट्स आर द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी. यानी आज भी हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी पीजेंट्स हैं. बट एट द सेम टाइम इंडस्ट्रीज ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल. यानी इंडस्ट्रीज का भी बहुत बड़ा हाथ है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी दोनों के ऊपर है. नो, द गैप इन इनकम बिटवीन रिच एंड पुअर इन इंडिया हैज़ नॉट चेंज्ड. यानी चेंज तो अभी तक नहीं हो पाया, वो गैप वैसा का वैसा ही है तब से लेके अभी तक. यानी मुगल पीरियड से अभी तक रिच और पुअर लोगों के बीच में सेम चीज़ें चल रही हैं. तो ये आपके बुक के क्वेश्चन आंसर्स भी फिनिश हो गए.